हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री स्क्रीनिंग टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग अच्छी तरह से दो वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन किया है, डिटेल में सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, और हर क्वेश्चन का पता लगाया है कि वो कहाँ से आया है। इस वीडियो में एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री स्क्रीनिंग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कितनी गलतियां हैं, अभी अभी जो की रिलीज हुई है उसमें कितनी गलतियां हैं, किन किन क्वेश्चन पेपर्स पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ये पूरा डिटेल लेकर के मैं आया हूं। और इसमें खास बात यह है कि हर क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्शन है उसको विद प्रूफ के साथ में आया हूं, आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में या इसकी आंसर की में ये मिस्टेक है, उसका प्रूफ ये है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एचपीएससी में जो जिन क्वेश्चंस में गलतियां थी और जिन क्या बोलते हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर में गलतियां हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं भूल सकता हूं, इसलिए ये बात मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आपने ये तो कभी नहीं देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट हो। एचपीएससी के स्क्रीनिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, मतलब इन्होंने बनाने के बाद ये भी नहीं देखा कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस दिए हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में नहीं है, बोरेंस जैसे टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शंस दी है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो इन्होंने दी है। अब एक बात मुझे बताइए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, यूवी का भी है, एनएमआर का भी है, आईआर का भी है, कम से कम 5 क्वेश्चंस हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस में ये लिख देते, इनको किसने रोका है? किसने रोका है? सिलेबस बनाओ और उसमें से पूछो ना क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देने का क्या मतलब हुआ? बात आपको समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिक्स इतनी बड़ी यूनिट है, एक भी सवाल नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस में नहीं है, 5-5 सवाल है। तो आप समझिए, ये मेरा सवाल है आरपीएससी नहीं, एचपीएससी के लिए। ठीक है ना? तो बात को समझिए, बात सीरियस है। ठीक है, एक बात बहुत सिंपल सी है कि इनका किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है क्या कि तुम सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी मत लिखो? अरे लिख दो भाई, लिख करके फिर पूछो ना, कहाँ दिक्कत है ना? इनका किसी ने हाथ पकड़ा है क्या कि बोरेंस का क्वेश्चन, बोरेंस को सिलेबस में मत लिखो? लिख दो, फिर पूछ लो क्वेश्चन, कहाँ दिक्कत है? ठीक है ना? तो चलते हैं, एक एक क्वेश्चन का रिव्यू लेते हैं। जो जो मिस्टेक थी वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले साइड में आ जाता हूं। आपको एक एक क्वेश्चन का मैं यहां पर सबूत देने वाला हूं और आपको समझ में आएगा कि क्यों उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होना चाहिए और आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आया हूं आज, ये मास्टर सेट जो एचपीएससी ने रिलीज किया है, ठीक है, जिससे आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं, ये वो मास्टर सेट है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, जो जो क्वेश्चन नंबर में ऑब्जेक्शन है वो मैं आपके सामने लाने वाला हूं। सबसे पहले जो मास्टर सेट एचपीएससी ने रिलीज किया है उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इस क्वेश्चन नंबर में ये पूछा है कि भाई, इंफॉर्मेशन दी है कि जो ये रिएक्शन है इसमें ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो रेट कितना गुना हो जाएगा, रेट में क्या चेंज आएगा यदि हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें और बी की कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर दें। तो देखिए, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहां आपके सामने एकदम सही से रखी है। रेट लो को हम इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ, रेट लो को हम इस तरह से बता सकते हैं, एक ही कॉन्सेंट्रेशन को इन्होंने डबल करने के लिए कहा है तो हमने उसके लिए यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, उसको डबल कर दिया। इसको आधा करने के लिए कहा है तो आधा लगा दिया। अब ये फैक्टर्स हैं, 2 इंटू हाफ, इसको हमने बाहर निकाल लिया और इसको आप करोगे तो इसका सोल्यूशन आएगा 2। तो इस तरह से जो रेट लो स्टार्टिंग में ये था, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल और बी की कॉन्सेंट्रेशन आधी करने के बाद ये आ गया, तो आप जान रहे हैं अब रेट कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर एचपीएससी ने जो दे रखा है इंक्रीजेज 4 टाइम, ये गलत है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका इंक्रीजेज 2 टाइम्स। तो इसकी कैलकुलेशन लिख करके बाकायदा आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, इसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। बात को समझिए, ठीक है, क्यों इसमें किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन हर किसी भी बुक में ऐसा कि ऐसा आपको मिले जिसका आप रेफरेंस लगाएं, इसके रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी तरह का यदि कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, मतलब सेम पैटर्न का जिसमें आधा लिया हो, तो ले सकते हैं, वरना बिना किसी रेफरेंस के आप इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन किसी बुक में मिले ही ताकि आप उसका ऑब्जेक्शन लगा सको। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं, इसमें क्या गलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लोएस्ट पीकेए वैल्यू। देखो लोएस्ट पीकेए वैल्यू पूछा है। सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देता हूं। अच्छा, इनका आंसर बता देता हूं। इनका आंसर है ये वाला फॉर्मिक एसिड, इनका आंसर है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, एक्चुअल में ये मैंने जो टिक लगा रखे हैं ना, ये इनके आंसर हैं। ठीक है, एचपीएससी के आंसर हैं। ओके, अब आप देख लीजिए, एक्चुअल में पीके वैल्यूज में लाया हूं। एसिटिक एसिड की इतनी होती है, ये जो आपका नाइट्रो एसिटिक एसिड है उसकी 1.7 होती है, इसकी क्लोरो एसिटिक एसिड की 2.9 और ये आपका फॉर्मिक एसिड की 3.75। तो लोएस्ट पीके किसकी हुई, आपको साफ साफ दिख रहा है, नाइट्रो एसिटिक एसिड की हुई। अब इसका तो सबूत मैं आपको दे सकता हूं। कैसे, जैसे ये मेरे पास एक बुक है, इसमें ये बुक कौन सी है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही अभी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये जो चारों वैल्यू मैंने लिया है, डेटा लिया है, उसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। फॉर्मिक एसिड का पीके वैल्यू 3.75 है और एसिटिक एसिड का 4.76 है। अब आपके क्लोरो एसिटिक एसिड और आपका कौन सा बचा, नाइट्रो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बुक बता दूं जिसका मैंने ये पेज नंबर लिया है। पेज नंबर इसका 123 है और यह बुक है आपकी, काफ़ी शानदार बुक है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन की बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये आपकी क्या बोलते हैं, हाँ, टाडासी ओकुयामा और हावर्ड मास्केल की ये बुक है, आपके सामने है। ठीक है, और ये बुक मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं जो दो वैल्यूज और हैं उनके लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। नाइट्रो एसिटिक एसिड की वैल्यू देखिए, मैंने 1.7 ली है, ये नाइट्रो एसिटिक एसिड रहा आपका। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ये लीजिए, ये नाइट्रो एसिटिक एसिड है, पीके वैल्यू इसकी 1.7 है जो मैंने ली है। इसी तरह से क्लोरो एसिटिक एसिड की भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा क्लोरो एसिटिक एसिड और ये इसकी 2.9 ली है। तो आप समझ में आ गया, सबसे कम किसकी निकली, नाइट्रो एसिटिक एसिड की निकली। ये भी आपकी क्या बोलते हैं, कौन सी रेफरेंस बुक है वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार मैं यहाँ पर 1 लिख करके एंटर करता हूं। होम पेज आता है क्या, हाँ इसका होम पेज तो आ गया, लेकिन इसमें जूमिंग काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, इसलिए मैं थोड़ी सी कम जूम करता हूं। ये बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडामेंटल के लिए फ्रेंड्स, और ये बुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसका जो होम पेज है वो, और आजा भाई, इतना तो लंबा इसका कंटेंट ही है, बताइए है ना, कहाँ से होम पेज निकलेगा, आ तो गया आखिर। और ये रहा, ये देखिए कलरफुल पेज है एकदम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th एडिशन है। और राइटर्स कौन कौन है इसके देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर है, फ्रांसिस ए कैरी, रॉबर्ट ए गुइलियानो, नील एलिसन, ठीक है, बेन मैग्रा हिल पब्लिकेशन की ये बुक है। काफ़ी शानदार बुक है फ्रेंड्स, पढ़ने में मज़ा आता है एकदम ऐसी किताबों को। तो आपने समझ लिया, फॉर्मिक एसिड जो एचपीएससी ने दिया है वो आंसर गलत है, सही आंसर इसका ये है। रेफरेंस मैं आपको दोनों बता चुका हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये रेफरेंस की आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं लर्निंग केमिस्ट्री जो टेलीग्राम चैनल है बेसिकली, उसमें मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से ले सकते हैं। इतनी बातें हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का देख लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट लेना है और एचपीएससी ने कहा है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये एकदम सही बात है एचपीएससी की, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, यानी कि इस क्वेश्चन के हैं दो आंसर। सुन लो अच्छी तरह से, ये भी है। क्यों, इन्होंने कहा है I3 हैज बेंट ज्योमेट्री। देखो भाई, बात ऐसी है, I3 बोल करके तो कोई चीज ही नहीं होती है, भूल जाओ। एक तो होता है I3 प्लस, ठीक है, और एक होता है I3 माइनस। I3 प्लस जो होता है उसकी होती है बेंट ज्योमेट्री, और I3 माइनस की होती है आपकी लीनियर ज्योमेट्री। बात आपको समझ में आ रही है। ये मैं इसके लिए मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगा, जेडीली में लेके जाऊंगा, ये इसको दिखाने के लिए। ये मैं जेडीली में आ गया हूं और सबसे पहले मैं आपको इसका कवर पेज दिखा देता हूं। ये देखिए, जेडीली के मैंने वही पेज स्कैन किए हैं जो चाहिए। तो एक तो मैंने कवर पेज स्कैन किया है, ठीक है, ये पीडीएफ मैं लर्निंग केमिस्ट्री जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा। उसके बाद में आपको मुझे दिखाना है I वाला ना, I3 वाला। ओके, ये देखिए ये पेज आ गया, और इसमें आप जरा पेज नंबर मैं आपको बता दूं, जेडीली का कौन सा है, 630 पेज नंबर पे हम चल रहे हैं। और 630 पेज नंबर पे आप जरा देखिए, इसमें आपका ये देखिए BR3 प्लस और I3 प्लस के लिए कह रहे हैं
हैव बीन इनकी स्ट्रक्चर, ये कह रहा है इनकी स्ट्रक्चर हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दीज आयंस आर ऑलवेज बेंट। ये देखो ये कह रहा है ये आयन बेंट होते हैं, कौन सा I3+ और Br3+, और इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट ट्राई आयोडाइड आयन, ये जो I3- है ये लीनियर होता है। बात आपको समझ में आ गई। तो बेंट बेसिकली I3+ होता है, I3 नहीं होता। इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट में जा सकता है क्योंकि इसके दो सही हैं। क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, मिस्टेक चाहे जो भी हो, मिस्टेक तो मिस्टेक है, चाहे HPSC हो चाहे RPSC हो, हम सबकी मिस्टेक निकालना जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और आपका इसके दोनों करेक्ट आंसर हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जाएगा डिलीट में यदि इस पे ऑब्जेक्शन लगेगा तो। बात आपको समझ में आ गई है ना। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन था, हाँ इसकी तो आंसर की सही हो जाएगी, इनका तो की सही हो जाएगा, इसकी ये डिलीट में चला जाएगा। इतनी बात हो गई। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ये सब हम मास्टर सेट का ले रहे हैं, याद रखिएगा मास्टर सेट के क्वेश्चन नंबर 28 है। ये कह रहा है कौन से पेयर में आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। देखो भाई बात ऐसी है, HPSC ने ए आंसर बताया है, तो बताया है, सही बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन में भी दो आंसर हैं और इसका जो डी ऑप्शन है वो भी एकदम सही है। दोनों जो ऑप्शन है डी में ClO3- और SO3 ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। पहले HPSC का आंसर देख लेते हैं। CO3 में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, 3 बॉन्ड पेयर है और इनकी स्ट्रक्चर प्लेनर ट्राइगोनल होती है। सेम टू सेम NO3- के लिए भी होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24, आप काउंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड पेयर, तो प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जोड़ा सही है। HPSC ने सही बताया है। अब आप ये दूसरा देख सकते हैं, ClO3, आपका ClO3- और SO3 इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे तो दोनों में 26 मतलब 26 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, दोनों का sp3 है, दोनों में 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर मिलेगा और 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर की स्ट्रक्चर आप जानते हो क्या होगी, दोनों की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है। याद रखिए पिरामिडल स्ट्रक्चर है ClO3- और SO3 की, इसलिए इसका ये भी सही आंसर है। यानी कि इस क्वेश्चन में दो सही आंसर है, इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी जाएगा डिलीट में। बात को समझते जाइए, डिलीट में जाने वाला है ये क्वेश्चन क्योंकि इसके दो आंसर सही हैं। ठीक है, जब हमने ये क्वेश्चन पेपर सोल्व किया तब एक्चुअल में मैंने ए आंसर को सोल्व किया और उसी में सही निकल गया, इसलिए मैं आगे बढ़ा नहीं। बाद में कमेंट में पता चला कि इसमें डी ऑप्शन भी वो क्या है, सही है। ओके, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनोन बार्टलेट हैड टेकन O2PtFe- एज ए बेस कंपाउंड। इन्होंने कहा बार्टलेट एक साइंटिस्ट है जिसने इसको बेस कंपाउंड लिया। क्यों लिया? दिस इज बिकॉज। क्यों लिया? HPSC का ऐसे ही क्या आंसर है, बोथ O2 एंड जिनोन हैव सेम साइज। ये आंसर है HPSC का, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर C आएगा कि O2 और जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑलमोस्ट सेम है, ये आएगा। इसके लिए मैं आपको लेकर के जाऊंगा NCERT, और NCERT का जो चैप्टर नंबर P ब्लॉक है, 7th जो चैप्टर नंबर है पुरानी वाली NCERT में P ब्लॉक है, वो डिलीट हो गया अभी, तो वो उसकी PDF मैंने यहाँ पर खोल रखी है और उसमें आप देख लीजिएगा पेज नंबर कौन सा है। ग्रुप नंबर 18 में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये रहा आपका ग्रुप नंबर 18, कहाँ पर है, आजा भाई ये। ओके, ये रहा ग्रुप नंबर 18 और ग्रुप नंबर 18 में अब हम जा रहे हैं और ये हम आ गए हैं। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी कि जिनोन के कंपाउंड बन नहीं सकते, तो ये बेचारे साइंटिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के, कौन, नील बार्टलेट। ठीक है, नील बार्टलेट ने ये पता लगाया कि जो O2 है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ में कंपाउंड बना सकता है, P2F6- जो है उसके साथ में कंपाउंड बना सकता है, उस कंपाउंड के साथ में, जबकि ऑक्सीजन की मोलिकुलर ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ जिनोन। ये लिखा हुआ है ना, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन ओ एंथैल्पी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन वो इतनी है 1175 है, वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद जिनोन, ये लिखा है ना। इसी को
आधार मानते हुए, इसी को बेस मानते हुए नील बार्टलेट ने कहा जब ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इसके साथ सिमिलर है और ऑक्सीजन PTF6 माइनस के साथ कंपाउंड बना सकता है तो जिनोन भी बनाना चाहिए। उसने ट्राई किया और बन गया, ये लो बन भी गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नील बार्टलेट ने ये जो कंपाउंड बनाया है उसका बेस क्या था, उसका बेस ये था, ये रहा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन वाज आइडेंटिकल विद द जिनोन। ठीक है, वो उसके समान था। साइज का तो यहां कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए इसका सी आंसर आएगा कि ये जो नील बार्टलेट ने इसको बेस कंपाउंड लिया उसका रीजन ये था कि इन दोनों की, ऑक्सीजन और जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, सेम है। ठीक है, तो 33 में आप देख लिया आपने, HPSC का जो आंसर है वो गलत है, करेक्ट आंसर इसका सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं फ्रेंड्स। 34 ये कह रहा है कि आपके पास फॉलोइंग रिएक्शंस है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, वो किस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। HPSC ने ये आंसर दिया है, दिया तो है, ठीक है, तो एकदम सही दिया है, हम मना नहीं कर रहे, ये बात एकदम सही है, जो बी आंसर दिया है वो सही है, लेकिन इसमें भी दो आंसर हैं। इसका सी भी सही आंसर है, जो हमने वीडियो सॉल्यूशन में भी मैंने उसका जिक्र किया है कि इसका सी भी आंसर हो सकता है। इसको भी मैं आपको वापस पी ब्लॉक चैप्टर एनसीईआरटी में लेके जाऊंगा। इस बार यह है आपके कौन से ग्रुप का क्वेश्चन हो गया, सल्फर यानी कि H2SO4 16 ग्रुप में आएगा, तो ये 16 ग्रुप का क्वेश्चन हो गया और मैं 16 ग्रुप में सल्फर जो कंपाउंड है वो आपके सामने मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, सल्फर नहीं, सॉरी, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर के कंपाउंड्स यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड मैंने निकाल लिया है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन चल गया है, एनसीईआरटी है, पी ब्लॉक चैप्टर है पुराना वाला जो अभी तो नहीं है ना। इसकी कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें ये कह रहा है कि ये बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो, ये कह रहा है कि दोनों मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, विच इज रिड्यूस टू SO2, और सल्फ्यूरिक एसिड SO2 में रिड्यूस हो जाता है। और वही रिएक्शन जो क्वेश्चन पेपर में है कॉपर के साथ में H2SO4 की, वो ये रही। तो यहां ये जो पैराग्राफ है ये साफ साफ कह रहा है कि H2SO4 मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, और फिर दो नॉन मेटल का एग्जांपल है सल्फर और कार्बन का, और एक मेटल कॉपर का एग्जांपल है। तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कर रहा है ये आपका H2SO4, और H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आ रहा है। तो साथियों ये जो ऑप्शन बी है उसमें H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में भी आ रहा है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया, ढूंढ आप लीजिएगा। ठीक है, तो इसके भी हैं दो उत्तर, और जब हो जाते हैं दो उत्तर तो क्वेश्चन हो जाता है डिलीट। ये भी गया आपका डिलीट। बात आपको समझ में आ गई। इन क्वेश्चंस को देख के ऐसा लगता है कि आरपीएससी और एचपीएससी का कंपटीशन चल रहा है कि किसके क्वेश्चन पेपर में ज्यादा मिस्टेक आती है, किसके क्वेश्चंस वो ज्यादा डिलीट होते हैं, किसकी आंसर की में ज्यादा खामियां आती हैं। तो ये काफी हेल्दी कंपटीशन चल रहा है भाई। ठीक है, हम भी देखते हैं आखिर कौन जीतता है, किसके क्वेश्चन पेपर में ज्यादा खामियां निकलती हैं। ओके, 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये बोला कौन से, अब देखो ये मतलब क्या है, अरे भाई क्या है, आप कह रहे हो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अरे आर का मतलब एक से ज्यादा छांटना है क्या, एक ही तो छांटना है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू लगाओ ना, कहां दिक्कत है। एक तो लिखते हो कि भाई एग्जाम इंग्लिश में ही लेंगे और फिर उसमें भी क्वेश्चन गलत फ्रेम करते हो, क्या है भाई, क्या चाहते हो आखिर बच्चों से, वो तो बता दो। ठीक है, तो इनमें से एक छांटना है। ओके, अब देख लेते हैं फटाफट से। और जो इन्होंने जो आंसर दिया है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF6 इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, ये इन्होंने दिया है। ट्रू स्टेटमेंट छांटना है, ये बिल्कुल गलत है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। तो इसमें सही स्टेटमेंट क्या होगा, ये रहा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ जिनोन। अभी तो मैंने आपको पी ब्लॉक में दिखाया था ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर आएगा, ये नहीं आएगा सी। आप कहेंगे सर आपको क्या पता XeF6 का जो हाइड्रोलाइसिस है वो रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो भैया जी ये रही XeF6 की जो रिएक्शंस है, बेसिकली कौन सी, हाइड्रोलाइसिस की, जो एनसीईआरटी में एज इट इज है। इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, जिनोन की यहाँ पर +6 है, फ्लोरीन की -1 है, हाइड्रोजन की +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, जिनोन की फिर +6 है, ऑक्सीजन की -2 है, और
हाइड्रोजन की +1 है और फ्लोरीन की -1 है। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, न कोई ऑक्सीडाइज हुआ, न कोई रिडक्स हुआ, रिडक्शन हुआ, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। जबकि ये कह रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसकी एचपीएससी की की में है गलती। सी आंसर नहीं आएगा, इसका सही आंसर है बी, जो कि मैं आपको एनसीईआरटी में बता चुका हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स 38 नंबर का, जो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इन 4 एलिमेंट सेकंड पीरियड के ये एलिमेंट है, इनका ऑर्डर पूछ रहा है और इन्होंने ऑर्डर ये दिया है। ये एकदम गलत ऑर्डर है, ये एचपीएससी की की में सी आंसर है। क्या कहना इनका, शानदार की बनाई है, शानदार पेपर बनाया है, तो ये गलत है। ये गलत है तो सही क्या है, इसका सही उत्तर आएगा डी। आप कहेंगे सर आपको क्या पता, आपने क्या इनकी वैल्यू देखी है? यस, मैंने देखी है साथियों, और ये रहा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। ठीक है, उसका मैं पेज बता देता हूं, मैं कौन से पेज पे हूं। ये आपका पेज, ये 89 पेज है, तो इसका मतलब ये आपका पेज है 88। बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब 88 पेज में एक फिगर दे रखा है, फिगर नंबर 3.6 ए। ये कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है सेकंड पीरियड एलिमेंट की। ठीक है, तो अब इसमें देख लो, कार्बन की कम है 1086, फिर ऑक्सीजन आ गया 1300, और फिर ये नाइट्रोजन आ गया 1400, और फिर फ्लोरीन आ गया 1600। आपको बात समझ में आ गई? ऑर्डर क्या निकल गया, कार्बन और फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन, ये आपका ऑर्डर निकल गया। और ये वैसे भी प्रूव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। तो ये एनसीईआरटी में पेज नंबर क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसके पार्ट 1 में पेज नंबर 88 पे जो ग्राफ है फिगर नंबर 3.6, वो इस बात का सबूत है कि एचपीएससी का ये उत्तर है गलत, और इसका सही उत्तर आएगा ये। तो आपने देखा, हर क्वेश्चन को हम लोग लाइव प्रूफ के साथ ले रहे हैं कि उसमें क्या गलती है और क्या नहीं है। अब आ जाते हैं जो मास्टर सेट है उसके क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसमें बॉन्ड ऑर्डर दिया हुआ है एनो मॉलिक्यूल का। एनो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ये कहाँ से लाएंगे? हमसे आगे इनकी पहुंच नहीं है। ये जेडिली से लाए हैं, हम भी जेडिली रखते हैं। ये जेडिली आपके सामने है, ये देखिए, ये है जेडिली। ठीक है, जेडिली ने ये किताब लिखी है, और ये मान के चलिए कितनी पीढ़ियां सुधर गई इस किताब को पढ़ पढ़ करके। ठीक है, कितने क्वेश्चन बन गए, कितने एग्जामिनेशन में, तो जेडिली को तो सलाम है। जेडिली मतलब ये मान के चलिए, इसीलिए देखिए बुक को ऑथर के नाम से जानते हैं। पब्लिशर कौन है, क्या है, उसको कोई नहीं जानता, ऑथर के नाम से चलती है बुक। ठीक है, तो जेडिली को वास्तव में सलाम है, क्या बुक लिखी, और वो भी किस जमाने में। ठीक है, आज ये बुक 30 साल पुरानी है। ठीक है, लेकिन इसके रिलेवेंस बराबर बनी हुई है। तो ये पेज नंबर मैं आपको बताता हूं सबसे पहले। जेडिली भाई साहब का ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 109 है, और 109 में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनो का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, बिना चश्मे के ही दिख जाएगा। ये देखिए, ये एनो मॉलिक्यूल, ये उसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन, और इन्होंने कुछ थ्योरी बताने के बाद में वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा है द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। इसका मतलब आप समझ लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है। ठीक है ना? बात आपको समझ में आ गई। ये देखिए, यहां भी निकाल करके भी बताया है इन्होंने कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब आप उसमें से करोगे 10-5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा 2.5, 2.5। तो यहां पर भी एचपीएससी का ये जो आंसर दिया हुआ है 3, ये गलत है। इसका आंसर है सी, 2.5। तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए, सबूत मैंने आपको दे दिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी बड़ा शानदार है। ये कह रहा है कुछ मॉलिक्यूल हमने दिए हैं, कायरल मॉलिक्यूल बताओ बोल करके, इनमें से कौन सा होगा? तो कायरल मॉलिक्यूल, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल तो नहीं है। 2-पेंटेनॉल ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये हमने की में भी बताया है, लेकिन एचपीएससी ने आंसर दे रखा है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये बिल्कुल गलत है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये दोनों CH3 समान ग्रुप हो गए, इसलिए वो आपका इक्वल ग्रुप्स हो गए, है ना, इसलिए वो आपका कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन नहीं है
तो ये आपका कायरल कंपाउंड भी नहीं है। तो ये देखिए, ये आपका 2 पेंटेनॉल आपका ये रहा, और 2 पेंटेनॉल में ये आपका क्या है, कायरल कार्बन है। और आप देख लीजिए इसके चारों ग्रुप हैं वो अलग अलग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन है जिस पे स्टार लगाया है, और ये कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल है। तो HPSC का डी आंसर गलत है और इसमें बी आंसर है वो सही है क्वेश्चन नंबर 52 में। आपने देखा, हम एक एक क्वेश्चन को बाकायदा समझ करके ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए रिएक्ट करता है सोडियम से और बी बनाता है, और वही कंपाउंड फिर H2SO4 से रिएक्शन करके डाइथाइल ईथर बनाता है। मैं आपको लेके चलता हूं कहां पर, आप तो समझ गए, मैं आपको NCERT में लेकर जाने वाला हूं। और NCERT में लेकर जाने से पहले मैं NCERT मुझे ढूंढनी पड़ेगी, एक बार रुक जाइए, मिल गई। जाएगी कहां NCERT, ये देखिए, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके डाई इथाइल ईथर, मतलब मैं कहाँ हूँ, NCERT के अल्कोहल वाले पेज में हूँ, क्लास 12th NCERT चैप्टर, क्लास 12th NCERT पार्ट सेकंड चैप्टर 2 अल्कोहल वाला, ठीक है। तो उसमें ये देखिए, डाई इथाइल ईथर H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद कौन बना रहा है, इथाइल अल्कोहल बना रहा है। इसका मतलब आपका जो A है वो तो इथाइल अल्कोहल हो गया, उसमें कहाँ दिक्कत है, ये हो गया। अब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके बी बनाता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ यहीं पर दी हुई है, उसमें आप बाकायदा तरीके से दिखा सकते हैं। ये तो किसकी रिएक्शन से, एक मिनट, यहीं कहीं आएगी भाई, अल्कोहल की रिएक्शन उससे, किससे, आपके सोडियम से, और वो ये रही। ये देखिए, ये अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हुए, यानी कि आपका अब इथेनॉल जो है वो सोडियम इथोक्साइड बनाएगा और H2SO4 की प्रेजेंस में डाइथाइल ईथर बनाएगा। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं कि इसमें उत्तर क्या होना है। इसमें उत्तर होना है आपका ये, आपका ए कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल, और सोडियम से रिएक्शन करके बी बनाएगा वो है सोडियम एथोक्साइड। ए ये क्यों हुआ, क्योंकि यही H2SO4 के साथ रिएक्शन करके डाई इथाइल ईथर बनाता है। तो HPSC ने जो ए आंसर दिया है की में, वो साबित हुआ है पूरी तरह से गलत, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया है, सबूत मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यील्डेड व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल इज ट्रीटेड विद फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो साथियों ये क्या बनेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। HPSC ने ये दिया है, जबकि ये आपका गलत उत्तर है। सुन लीजिए क्या है, गलत उत्तर है। इथाइलिन डाई आयोडाइड वाला जो आंसर है, ऑप्शन है, वो गलत है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आपका बी आएगा, इथाइलिन। आप कहेंगे सर आपको क्या पता, तो मुझे क्या पता, मुझे सपना थोड़ी ना आएगा, मैं भी किताबों से ही बताता हूं। तो ये हमारे पास एक बुक है, बुक कौन सी है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इथाइलिन ग्लाइकोल की PI3 के साथ में ये रिएक्शन बता रहा हूं आपको। ये कह रहा है कि इथाइलिन आयोडाइड जो बनता है पहले वो अनस्टेबल होता है और वो डिकम्पोज होकर के इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट आपका इथाइलिन ही बनेगा। सुन लीजिए, ये किसी भी हालत में आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट तो यही है, इन्होंने रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा है तो रिएक्शन में प्रोडक्ट ये मिलता है। कोई कहेगा अनस्टेबल है, बनता तो है, बनने से मतलब नहीं है भाई, अनस्टेबल तो इसके पहले भी कुछ और बनता होगा इसी रिएक्शन में, वो भी थोड़ी ना लिख दोगे। बात को समझो, इस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, वो प्रोडक्ट है और आपको इथाइलिन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, ये बुक बता दूं मैं आपको, ये बुक जगदम्बा सिंह की बुक है। मैं आपको इसके पेज नंबर 1 पे लेके चलता हूं। जगदम्बा सिंह की जो BSc के लिए बुक आती है, एल्कोहल्स है ना, एल्कोहल का चैप्टर उसी में है, डाइथाइल ईथर। ये देखिए वॉल्यूम 2 है, प्रगति पब्लिकेशन की बुक है। आप आराम से इस बुक को यूज लेते हुए रेफरेंस आप बहुत ही आराम से प्यार से लगा सकते हो। BSc की जो बुक आती है जगदम्बा सिंह की, ये वो वाली बुक है, वॉल्यूम 2 है उसका, ठीक है। चलते हैं अब अगले किसी क्वेश्चन की और आपके पास है क्या कोई क्वेश्चन, ये देखिए। तो आपने देख लिया, इसका सही आंसर बी है, ए इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। देखिए ये कह रहे हैं करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। ये क्वेश्चन साथियों जाएगा डिलीट में।
क्यों जाएगा डिलीट में? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन 1 है उसमें कार्बन के 6 बॉन्ड हो गए, इसलिए ये जाएगा डिलीट में। आप देखिए ये जो कार्बन जहाँ स्टार बना रहा हूँ, ये 3 तो पीएच से जुड़ा है, फिनाइल रिंग से जुड़ा है, 2 इधर बॉन्ड डबल बॉन्ड है 5 और एक हाइड्रोजन 6, तो 6 बॉन्ड इसमें बन रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन फॉल्टी क्वेश्चन हो गया, इसमें मिस्टेक है, इसलिए ये जाएगा डिलीट में, और कोई रास्ता नहीं है। ऑब्जेक्शन लगाइए और डिलीट करवाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, वैसे इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पीएच 3 गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल पीएच आएगा, और केवल पीएच आएगा तो आंसर यहाँ पर ये आएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर आंसर आएगा। यानी कि ये जो थर्ड वाला कंपाउंड है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड, जिस कंपाउंड के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो कंपाउंड उतनी फास्ट रिएक्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 83 में आ गए हैं हम लोग। व्हेन HCl इज पास्ड थ्रू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सोल्ट, मतलब आप HCl गैस पास करेंगे ये कॉमन सोल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो प्योर NaCl प्रेसिपिटेट होता है। और ये क्यों होता है बोल करके HPSC ने इसका उत्तर ये माना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl इज लोवर्ड बाई Cl माइनस फ्रॉम एक्वस HCl। ये बिल्कुल गलत उत्तर है HPSC का। HPSC को इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका उत्तर है C। आप कहेंगे सर आपको क्या पता, आपने देखा थोड़ी था सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन NCERT वालों ने देख रखा है और उन्होंने ही बताया है कि इसका आंसर क्या होगा, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये देखिए NCERT, ये होनी चाहिए, ये भी नहीं है, ये होनी चाहिए, ये भी नहीं है, ये रही साथियों। और ये क्लास 11 की NCERT है, मैं आपको बता दूं पार्ट 1, और उसका चैप्टर है इक्विलिब्रियम वाला। अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको। उसने कहा है NaCl आपका प्रेसिपिटेट होता है, तो प्रेसिपिटेशन तभी होता है जब आपका आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है, तभी प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं। और आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा कब हो जाएगा? जब आप HCl गैस डिजोल्व करेंगे तो Cl माइनस जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा। इस बात का सबूत NCERT में है, जरा पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए। इफ वी टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड and pass HCl gas through it, then sodium chloride is precipitated due to increased concentration of chloride ion available from the dissociation of HCl। ये देखो, यानी कि जो आपका HCl है उसके डिसोसिएशन से क्लोराइड आयन की आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई, जिससे NaCl का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो बढ़ गया, और आयनिक प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एक्सीड होते ही वो प्रेसिपिटेशन हो गया। क्योंकि प्रेसिपिटेशन की कंडीशन एकदम फिक्स है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु कोई जोड़ नहीं है, वो एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन भी ये जो आंसर है HPSC का वो भी एकदम गलत है। इसका आंसर आएगा सी, एज पर NCERT डिस्कशन इसका आंसर आएगा सी। आप बाकी भी पूरा पैरा पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर सी है। और कोई बना हुआ है क्या? और कोई क्वेश्चन है? हाँ यस, 85 क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या मिस्टेक है इसमें। हाँ, इसमें इन्होंने रिएजेंट दे दिए, केवल रिएजेंट दे दिए, और X यानी कि फाइनल प्रोडक्ट पूछ लिया। ये रिएजेंट किससे रिएक्शन कर रहे हैं वो नहीं दिए, और आंसर ये दे दिया। अब इस क्वेश्चन का क्या भविष्य है? ये क्वेश्चन होगा डिलीट, और कोई रास्ता नहीं बचा है, ठीक है। क्योंकि अब तो वो बता नहीं सकते कि भाई इसके रिएजेंट ये थे, गलती हो गई, वो तो होगा नहीं, तो ये क्वेश्चन होगा डिलीट, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर भी जान लो जरा। इसका सही आंसर ये होगा HBr। आपको देखो इन्होंने फिनाइल इथेनोइक एसिड है इनका आंसर, उसको मानते हुए बस ये सारा किया जा रहा है, ठीक है। मतलब उसको फाइनल आंसर मानते हुए ही ये रिएक्शन डिजाइन की गई है। बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन आप HBr से कराओगे तो यहाँ पर Br आ जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। उसकी रिएक्शन KCN से कराओगे तो यहाँ CN लग जाएगा। उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पर COOH ग्रुप है वो लग जाएगा मेरे सिर के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? फिनाइल इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट यदि आपको फिनाइल इथेनोइक एसिड चाहिए और ये रिएजेंट यदि आप यूज लोगे तो आपकी रिएक्शन यही होगी जो यहाँ बताई गई है। तो आपने समझ लिया, ये क्वेश्चन जाएगा डिलीट, ठीक है। इतनी बात हो गई, तो आगे और देख लेते हैं। आगे तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो बात एकदम आपको जायज़ लगेगी। रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है।
हाँ, यस। वो बात ये है कि इनका हाथ किसने पकड़ा है कि ये सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्होंने लिखी नहीं, लेकिन सवाल पूछे हैं 5। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एसकेटी एग्जाम लेंगे अभी, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उसमें भी ये कुछ भी पूछ सकते हैं। इनको तो अब सिलेबस से लेना देना ही नहीं रहा। बात को समझिए। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि यदि इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी में सवाल पूछना था, बोरेन्स का सवाल पूछना था, ठीक है, तो भैया सिलेबस में भी लिख देते। और यदि सिलेबस में नहीं लिखते हो तो क्यों पूछते हो? उसकी जगह थर्मोडायनेमिक्स का एक भी सवाल नहीं पूछा, उसमें से पूछ लेते। आपको तो सवाल ही पूछना है ना, बात को समझो जरा। तो एग्जाम एज पर सिलेबस होना चाहिए, या तो सिलेबस जारी मत करो, जारी करते हो तो उसको फॉलो करो, एकदम सीधी सी बात है, ठीक है। और क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, आप समझिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक ये बहुत कॉमन है एग्जामिनेशंस में, ये तो होती है ना, ठीक है। लेकिन दो चीजें नहीं होनी चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक एक अलग चीज है, वो एक्सपर्ट का काम नहीं है। एक्सपर्ट का काम है क्वेश्चन को सही से बनाना, इसलिए क्वेश्चन सही बनना चाहिए। एक्सपर्ट का काम है आंसर की जारी करना, आंसर की एकदम सही जानी चाहिए। और इन्होंने, इनका मतलब देखो, लेवल तो देखो आप, जो अभी मैंने रिएजेंट वाला क्वेश्चन बताया है ना, उसको इन्होंने फर्स्ट की में भी डिलीट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? उसका आंसर किस हिसाब से आ रहा है, आप बात को समझिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, अब क्या बोलें बताओ, रात का 1:30 बज रहा है, ठीक है। इतनी रात को किसी को बुरा भला कहने से भी कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ऑब्जेक्शन लगाइए, सबूत मैंने दे दिए हैं, बाकी मैं कुछ सबूत कल जो है वो लर्निंग केमिस्ट्री चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं जनरली कहता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, चैनल है टेलीग्राम, उसमें जाओ, एप्लीकेशन है डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, बस आज ही कहा है। थैंक यू वेरी मच। बंद किधर से होगा भाई?